गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आपके बीच में आज द्विघात समीकरण ही है। द्विघात समीकरण के बारे में आप जानते हैं कि हमें इनके गुणनखंडों को तोड़ना है, समझना है और हमें इनके सवालों को लगाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आपके बीच में आपका जो चैप्टर्स है वो है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद्यार्थियों के लिए भी यह एक जटिल समस्या है, फिर भी इसे बहुत ही आसान तरीक़ों से, चूँकि यह एक सूत्र पर भी आधारित है, इसे सूत्र के आधार पर भी इसे लगाया जा सकता है और इसे स्वयं गुणनखंड के रूप में भी लगाया जा सकता है, पूर्ण वर्ग बनाकर लगाया जा सकता है, मूल सूत्रों के आधार पर रखकर किया जा सकता है। तो आइए देखिए द्विघात समीकरण के बारे में हम समझेंगे। एज ए द्विघात समीकरण क्या है। सर्वप्रथम यहाँ पे सर्वप्रथम ये देखना है, सर्वप्रथम आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हम समझे, कैसे जानेंगे द्विघात समीकरण ये है। जैसे यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0, ये आपका एग्जाम्पल एक प्रकार से पहला लिया गया है। दूसरा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे px² या इस x² पद नहीं, या py² प्लस 2py प्लस यहाँ पर आप ले लीजिए, अच्छा अंक ले लीजिए 10 बराबर 0। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो y² है यहाँ पे y है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। तो कहने का तात्पर्य x² और x इस फॉर्म में और y² और आपका y यहाँ इस फॉर्म में। तो द्विघात समीकरण यह जरूरी नहीं है कि x के रूप में हो या y के रूप में हो या z के रूप में हो, ऑल टू ऑल A to Z के रूप में हो सकता है। यह आप अपने से स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम x के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे बने। तो देखिए, अब जो आपको सर्वप्रथम आपका ये बताया गया है कि ax² + bx + c बराबर 0, और चूँकि यहाँ पे a, b और c ये आपका अचर अंक है। क्या है? अचर मान, ठीक, अंक कह सकते हैं, मान कह सकते हैं। यहाँ पे x² और x ये इसके क्या है? पद हैं, अर्थात व्यंजक हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम द्विघात समीकरण समझेंगे। यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण यह भी कह सकते हैं कि ऐसा मान या ऐसा वेरिएबल या ऐसा चर जिसके ऊपर 2 घात हो या जिसका अधिकतम मान 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जा सकता है। या यह भी कह सकते हैं, इसे वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग समीकरण का चिन्ह ही होता है। जैसे आप कहते हैं x² बराबर 4, एज आप जानते हैं x बराबर ±√4 निकलेगा, तो x बराबर ±2 हो जाएगा। तो यह एक वर्ग समीकरण भी है और यह मिश्र समीकरण भी है, शुद्ध समीकरण भी है, अशुद्ध समीकरण भी है और यह मानक समीकरण भी है। यह इसके कई नाम हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि द्विघात समीकरण ही नाम दिया जाए, उसके आधार पे इन समीकरणों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका a b c अचर मान है, यहाँ पे x² x क्या है? इसका व्यंजक है। तो इसके आधार पे द्विघात समीकरण एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल तरीके से सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज कहेंगे कि सर x² - 5x + 6 बराबर 0, यह कौन सा समीकरण है? तो आप इसे लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अगर कह दिया जाए x² जैसे -12x बराबर 0, यह कौन सा समीकरण है? इसमें 2 पद है, ये द्विपद है। अगर 0 हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा बहुपद, एज ए पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो यह बराबर 0 लगेगा तभी समीकरण होगा। तो एज ए आपका शुद्ध समीकरण है। कौन समीकरण है? ये आपका शुद्ध समीकरण है, शुद्ध समीकरण। और जैसे x² माइनस आप कह दीजिए कि 16 बराबर 0, तो क्योंकि इसमें सिर्फ x² का वैल्यू है
और यहाँ 16 है, इसलिए ऐसे ऐसे मान हमारे क्या हो जाते हैं, अशुद्ध समीकरण हो जाते हैं। तो चूंकि आप इसमें समीकरण या द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपका शुद्ध समीकरण दिया गया है, ये आपका अशुद्ध समीकरण दिया गया है। अब मिश्र समीकरण का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे x² / 4 = 1, या जैसे मिश्र का समीकरण रूप में दिया जाएगा। ये आपके द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, हमें द्विघात समीकरण में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या जानना है, क्या क्या समझना है। ऐसा नहीं है कि आपसे गुणनखंड नहीं बनता है, गुणनखंड जरूर बनता होगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को गुणनखंड क्लास 9th में बताया गया है कि उनसे गुणनखंड बने और सीखते भी हैं, सीख भी लेते हैं 9th में, तो 10th में जाते हैं तो उन्हें गुणनखंड सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कम से कम गुणनखंड यदि बनता है तो द्विघात समीकरण में सीखने की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। तो प्रक्रिया में ये देखते हैं द्विघात समीकरण में सबसे पहला हम तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में सबसे पहले गुणनखंड सीखते हैं। गुणनखंड या गुणनखंड कह सकते हैं, यहाँ पर आपका गुणनखंड जो है, गुणनखंड दूसरे नंबर पे आप पूर्ण वर्ग विधि हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड सीखते हैं। देखिए, गुणनखंड तरीके से समीकरण लगाएंगे, गुणनखंड के आधार पर समीकरण को लगाएंगे, यह एक विधि हो जाएगा। गुणनखंड के आधार पर समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं मूल सूत्र से सीखेंगे समीकरण को। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे, मूल सूत्र के बाद आ जाएंगे मूलों की प्रकृति सीखेंगे। मूलों की प्रकृति को सीखते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए, समानित समीकरण सीखते हैं। समानित समीकरण सीखते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए, करणीगत समीकरण सीखते हैं। करणीगत समीकरण सीखते हैं। फिर उसके बाद आपके बीच में देखिए, करणीगत समीकरण के बाद घातों के आधार पर समीकरण को सीखते हैं। फिर उसके बाद देखिए, गुणनखंड के आधार पर समीकरण को सीखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि के आधार पर सीखते हैं। मूल सूत्र से समीकरण को बनाना सीखते हैं। मूलों की प्रकृति के आधार पर द्विघात समीकरण को सीखते हैं। सामान्य समीकरण के आधार पर सीखते हैं। करणीय के समीकरणों को सॉल्व करने की विधि पर सॉल्व कर सकते हैं। घातों के आधार पर समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ a² - b² के आधार पर a³ - b³ के, और उसके बाद a³ - b³ के आधार पर। फिर उसके बाद अभी आपका एक ऐसा गुणनखंड विद्यार्थियों के बीच में आता है, तो विद्यार्थी ऐसे गुणनखंडों को देखकर उनको ऐसा लगता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले इसको हम बता देते हैं, उसके बाद उसका भी नामकरण करेंगे, ताकि आप देख सके कि हाँ वह कौन सा ऐसा फॉर्म है जो सॉल्व करने में हमें कठिनाई होती है। जैसे आप पहले इसको ध्यान दीजिए, गुणनखंड में देखेंगे, पूर्ण वर्ग में देखेंगे, मूल सूत्र में देखेंगे, मूलों की प्रकृति देखेंगे, समानित देखेंगे, और उसके बाद करणीगत देखेंगे, घातों के आधार पर देखेंगे, इन सूत्रों के आधार पर देखेंगे। तो आपका क्या दिखा, द्विघात समीकरण कितने पार्टों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें एक बार 9वां पार्ट आता है, बहुत ही टफ होता है, फिर भी उसे हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीकों से बताएं। तो देखिए, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इन टॉपिकों को हम वीडियो के माध्यम से आपको भेजेंगे। इनकी विधियों को प्रत्येक एक वीडियो के माध्यम से, जैसे आपको दो खंडों को एक वीडियो बनाएंगे, इनको एक वीडियो में बनाएंगे, इनको भी एक दो वीडियो में करके आपको देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि एक वीडियो में पूरे भाग को भेजेंगे तो आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो जब छोटा छोटा रहेगा तो प्रयास रहेगा कि आप देखेंगे और सीखेंगे भी। तो आइए देखते हैं नवा ऐसा कौन सा है जो हमारे और आपके बीच में समस्या बना हुआ है। देखिए, आपका 9 नंबर है, उसका नाम नहीं होता है, वह इक्वेशन के रूप में आता है। जैसे आपका कह दिया जाए, यहाँ 9 लिखा है
अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ -9 या 9 नहीं या कुछ और भी ले लीजिए, जैसे 5 ले लीजिए। अब ब्रैकेट में x - 1/x ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस यहाँ पे 14 = 0। देखिए आपके लिए कितना बड़ा सा सवाल बना हुआ है। यह इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ऐसा गुणनखंड लगाना बहुत ही कठिन होता है। 9 है x² + 1/x² - 5 ब्रैकेट में x - 1/x + 14 = 0। या के रूप में इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² + 1/x² प्लस b ब्रैकेट में x + 1/x प्लस यहाँ पे 20 या प्लस c कर दीजिए बेटा, c = 0। जरा गौर से देखिए, ऐसे सवाल को जब ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? यह लगेगा ना कि ये हमारे लिए कठिन है। ऐसी समस्याओं को हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक बार भी वीडियो देखने से आप यह चीज़ सीख जाएं, इस समीकरण को लगाने में सीख जाएं, और आपके बीच में यह काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। काफ़ी अच्छे कंपटीशनों में जो भी आपको ये चीज़ बताया जा रहे हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक के लिए या सब्जेक्टिव के लिए, आप कंपटीशन के लिए भी फाइट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा वीडियो जो भी आपको आपके बीच में बना है, यह नहीं सिखाता है कि आपका बेस मजबूत होगा। बेस तो मजबूत ही होगा, प्लस आप कंपटीशन में आगे चल के फाइट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की वीडियो हम आपके बीच में देंगे। और आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों को हल करते हैं, जैसे कि आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि क्रम बाय क्रम आपका जो विषय है हम बहुत जल्द आप तक पूरे पहुंचा देंगे। जैसे कक्षा 10 का है पूरा आप भेज देंगे मैथ, आपका कक्षा 10 का फिजिक्स है वो भी आपको दे देंगे, कक्षा 12 का गणित पूरा दे देंगे, कक्षा 12 के एनसीईआरटी के आधार पर आपका कक्षा 12 के फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको दे देंगे। फिर उसके बाद फिजिक्स के थ्योरी दे देंगे, और कुछ ऐसे फिजिकल सिचुएशन है, जैसे आप कह सकते हैं सूत्र हैं, उनको स्वयं सिद्ध करके भेजेंगे। कुछ ऐसे वैल्यू है, मान है, जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है क्या, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इन्हें स्वयं सिद्ध करके भेजने का प्रयास करेंगे। आइंस्टीन के समीकरण से हैं, विश्व के समीकरण से हैं, जो भी ऐसे ऐसे प्रकार के सिचुएशंस हैं, सारे के सारे हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप बने रहिए बस हमारे वीडियो के साथ, और आप देखिए हम आपको क्या देते हैं और क्या आपको सिखाते हैं। यह हमारा प्रयास रहेगा कि आप कुछ अलग तरीके का मेंटेन हो, अलग तरीके का दिखें, कोशिश रहेगी। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण में सवालों को। सबसे पहले कोशिश करेंगे हम सवालों को कैसे लगाएं, कैसे समझेंगे कि हमारे द्विघात समीकरण है, तो कैसे पता चलेगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का जैसे आप कह सकते हैं कि 1/x² - 2 = 1/ यहाँ पे दिया है 7 आपका। अब इस ऐसे इक्वेशन में आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको करना है कि x की वैल्यू निकालना है। तो चूंकि आप क्या करेंगे, 7 का 1 में, इसका इसमें क्रॉस कर दीजिए, इसका इसमें करेंगे क्या, 7 × 1 = 7, इसका इसमें करेंगे तो वही आएगा। एक का कोई महत्व नहीं होता, x² - 2 इतना आपका बना। अब एक काम करिए, -2 को इधर पछाड़ा कर दीजिए, तो 7 + 2 = x², तो हो जाएगा आपका x² = 9। तो x एक वर्ग उधर जाएगा, प्लस माइनस आप जानते हैं करनी 9, तो x = ±3। तो चूंकि कह सकते हैं x के मान 3, -3, अर्थात याद रहे जिस चर की जितनी घात होती है उसके उतने ही उत्तर होते हैं। याद रहना चाहिए विद्यार्थियों को, खासतौर से जैसे आपका एग्जाम्पल में दे दिया गया x³ - 7x + 6 = 0। यहाँ पे x की घात कितनी है, 3 है, तो इस x के उत्तर कितने आएंगे, 3 आएंगे। और उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे x⁴ - 9x² + 10 = 0। जरा गौर से देखिए, इसमें x की घात कितनी है, यहाँ पे x की घात 4 है, इसलिए इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 4 आएगा। कितने इसके उत्तर आएंगे, 4 आएंगे। तो हम यह भी अभी भी कह रहे हैं कि x की जितनी घातें होती हैं उतने ही उसके उत्तर होते हैं। तो सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसी के आधार पर उसका उत्तर मिलेगा। देखिए द्विघात समीकरण के आपको 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसा सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि 4x² प्लस आपका 12x + 5 = 0।
मान लीजिए आपका द्विघात समीकरण का किसके आधार पे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आधार पे बराबर 0 है। इस सवाल को आप देखिए, ए का मान 4 है, बी का मान 12 है, सी का मान 5 बराबर 0। यदि इसे गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो आइए देखते हैं, तोड़ लेते हैं गुणनखंड विधि से, न कि सीधाचार विधि से। तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो चूंकि ध्यान दीजिए, पहले 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 20। कितना आएगा? 20। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंक और लास्ट अंक। तो 4 पंचे 20। अब हमें 4 और 5 से मतलब नहीं है, हमें बीच से मतलब है, 20 से। तो आया जाए, जब 20 से मतलब है तो बीच का अंक देखते हैं, मध्य पद क्या है हमारा, 12x है। तो 2 अंक ऐसे लेते हैं कि पहाड़ा पढ़े अर्थात गुणा करें तो 20 आए और दोनों को जोड़े, उन्हीं अंकों को जोड़े तो 12 आना चाहिए। तो कहने का मतलब 10 का गुणा 2 करते हैं तो 20 तो आता है, और 10 को जब 2 में जोड़ देते हैं तो 12 आ ही जाता है। तो आज सिंपल इसका फैक्टर बन जाएगा। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर अब प्लस क्या है 10x प्लस आपका कितना हो जाएगा 2x अब प्लस आपका 5, यहाँ बराबर 0 लिखना भूल गए थे, यहाँ बराबर 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, कॉमन क्या है, इसमें देखते हैं आपका 2x है, यहाँ 2x, यहाँ बचा 5, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या कॉमन है, ये सेम ब्रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे +1 छिपा है। अब यही ब्रैकेट 2x प्लस 5 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कॉमन बन रहा है तो निकाल लेंगे, तो 2x प्लस 5 और उसके बाद इसको एक साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। इतना हो जाएगा। इसे मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है क्योंकि फैक्टर बनाया गया था। तो आइए फिर से देख लीजिए, आपका सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो आप जानते हैं a का मान 4 है, b का मान 12 है, c का मान 5 है। तो या इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे या गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ेंगे। तो यह ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। तो चूंकि आप जानते हैं 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, 10 तो 12 आ रहा है, फैक्टर बन गया। अभी इसके बाद विद्यार्थियों को यह नहीं पता है कि क्या करना चाहिए हमें, तो इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, तो पहले इससे तुलना हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x अब बराबर उधर जाएगा 5 तो माइनस हो जाएगा, तो एज कह सकते हैं -5। तो x बराबर -5/2, तो x का मान 1 आया। फिर इसकी तुलना इसके साथ, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो कह सकते हैं x के 2 मान आए। कितने मान आए? x बराबर टोटल लिखेंगे, पहले -5/2 आया था, फिर कामा, फिर -1/2। ध्यान दीजिए, आपका इस मतलब सवाल का जो ये सवाल आपका दिया था गुणनखंड विधि पर टूटा है। x के 2 मान आए हैं, -5/2 और -1/2। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही छोटा सा, आपको ताकि समझ में आ जाए। देखिए सिंपल आपका ले लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। आज बहुत ही सिंपल है, इसे वर्ग के आधार पर भी तोड़ा जा सकता है या इसे गुणनखंड के रूप में भी तोड़ा जा सकता है। यदि आप कहेंगे कि वर्ग के आधार पर तोड़िए तो सिंपल तरीके से एरो बना लीजिए लास्ट प्रथम में, यहाँ पे x का होल वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 2 का होल वर्ग, अब बराबर आप जानते हैं 0 है। और चूंकि ये माइनस के पदों में है तो इसलिए ये और ये संबंध x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, अब बराबर 0। तो एज आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस √0। तो x माइनस 2 प्लस अब बराबर प्लस माइनस 0। तो x माइनस 2 अब बराबर प्लस माइनस 0 लिखा भी नहीं जा सकता 0, तो x बराबर कह सकते हैं 2। तो इस गुणनखंड में देखिए वर्ग के आधार पर सॉल्व हुआ है। किसके आधार पर? वर्ग के आधार पर सॉल्व हुआ है। और उसके बाद यदि कहते हैं सर गुणनखंड के रूप में हल करिए, तो गुणनखंड के रूप में कैसे होगा, आइए इसे मिटा देते हैं, तब उसके बाद आपको गुणनखंड के रूप में सॉल्व करके दिखाते हैं। तो गुणनखंड के रूप में कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, आप जानते हैं 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो -2x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मतलब x माइनस 2 तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट मिल गया, तो x माइनस 2 आपका x माइनस 2 बराबर 0। तो अब चूंकि दोनों सेम ब्रैकेट आप देख लीजिए, या तो यहाँ पे या करके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 भी कर सकते हैं, या
फिर से या ले लें या x माइनस 2 बराबर इसके 0 से तुलना कर दें तो x बराबर कितना आएगा। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको 2 ही आएगा। तो देखिए हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में 1 या 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको यह वीडियो से यह सीख मिली होगी कि द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड है आपको यह बनने का प्रयास होगा, आपसे बनेगा भी। और जितने टॉपिक द्विघात समीकरण के बारे में हम आपको बताए हैं उन टॉपिकों को हम क्रमशः वीडियो के माध्यम से आपके पास उसका सिचुएशन भेजेंगे और उनको आप देखिए और आप सवालों को लगाइए। और जो न बने उस पर कमेंट कीजिए, कोशिश रहेगी कि आप तक पहुँचे। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। धन्यवाद।